नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी बाई हर्षे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर कक्षा 10 के विज्ञान का लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर और लिए हैं, ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें हमारा पहला लेसन चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, एवं समीकरण। ठीक है, बहुत सारा इसमें हमने जो चीज़ें थी वो हमने पहले पढ़ ली हैं। आज जो था, आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है, यानी कि ये चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं सारे आपको इसके बाद वाले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। हमें पढ़ना क्या है, चलिए देखिए। इससे पहले हमने आपको ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं पढ़ाई थी ना। अब चाय एक ऑक्सीकारक पदार्थ बताए थे। आज हमें पढ़ना क्या है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, एक तो यहाँ पर याद रखना, आपको क्या याद रखना है, ठीक है, कि जो इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन यानी रिएक्शंस जो होती हैं इनके डेली लाइफ यानी कि जो दैनिक जीवन में इनके क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभाव आता है निकल के, वो आपका है संक्षारण। ठीक है, इसे कोरोजन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे बनता है, साथ साथ हम आपको ये बताते जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो भी आपको संक्षारण ही करना है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, जब कोई धातु, पहले बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो लिखा है धातु, ठीक है, और उसमें कोष्टक में हमने आपको लिख दिया सक्रिय, यानी कि धातु में भी ऐसी धातु होनी चाहिए जो ज़्यादा सक्रिय हो, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील हो। ठीक है, किसी खुले वातावरण में रख दिया जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, खुले वातावरण में, तो वह वातावरण से क्रिया करके, है ना, अपनी सतह को क्या कर लेती है, कलुषित कर लेती है। यहाँ पर ये शब्द आता है, बोले कलुषित, बोले सर ये कलुषित क्या होता है, तो कलुषित का मतलब यहाँ है बेटा खराब से। ठीक है, उसके जो गुण होते हैं यानी कि वो खराब हो जाए, है ना, तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं कलुषित। ठीक है, ये जो क्रिया होती है बेटा इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, अच्छा अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है पहले तो ये क्रिया होगी वो बेटा धातुओं के लिए है। अगर आपकी सब्जी खराब हो जाएगी तो आप उसको संक्षारण का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डेफिनेशन किसके लिए बेटा, धातु के लिए है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर धातुएं होती क्या हैं बेटा, तो इससे पहली वाली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो हम आपको बता दें, वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उन्हें हम असल में क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे Na+ हो गया, ठीक है, Mg दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दो धनायन बनाते हैं, Mg++ हो गया, ठीक है, Ca++ हो गया, ठीक है, Na हो गया, तो ये इत्यादि जिन पर प्लस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन को छोड़कर H पे प्लस तो होता है पर ये धातु नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है बेटा, वो असल में उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी धातु को खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वह वातावरण से क्रिया करके अपनी सतह को कलुषित कर लेती है। वातावरण में क्या होता है, जैसे आपने देखा वायु है ना, नमी है, ठीक है, इनसे क्रिया करके वो क्या कर ले, अपनी जो सतह होती है उसको क्या कर लेती है, खराब कर लेती है धातु। ऐसे गुण को या इस क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, पहला उदाहरण है आपका लोहे पर जंग लगना। ये कॉमन आपने सभी लोगों ने अपने घरों पर भी देखा होगा कि लोहा बहुत समय तक पानी में या नमी में रखा रहता है तो उस पर जंग लग जाती है। ये सबको पता होगा, ये इतना इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, और अक्सर परीक्षा में यही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, चांदी की चमक का कम होना। ठीक है, मान लो आप चांदी के कोई रिंग पहने हैं या कोई भी और भी जो गहने वगैरह बनते हैं चांदी के, ठीक है, इसमें क्या होता है, अवगुण होता है। क्या होता है, अवगुण। क्या होता है कि समय के साथ इसकी चमक जो होती है वो कालापन आ जाता है, यानी कि खराब हो जाती है। तो बेटा ये भी क्या है, क्योंकि चांदी क्या होता है, चांदी के प्रति क्या होता है, सिल्वर, यानी कि Ag+। ठीक है ना, तो ये बेटा क्या होता है, प्लस है, धातु है। ठीक है, जब अपनी सतह को क्या कर रही है, खराब कर रही है, कलुषित कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, वातावरण। अब वातावरण में क्या वो हम आपको बता रहा है अभी आगे चल के। ठीक है, वातावरण में आपका क्या होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है, नमी होनी चाहिए, ठीक है,
और किसी अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आते कहाँ से हैं वातावरण में। ठीक है, तो बेटा ये सिल्वर जो होती है, चांदी जो होती है, इसकी चमक का कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी धातु होती है तांबा। ठीक है, आपने देखा होगा जो पुराने तांबे के बर्तन हुआ करते थे उन पर क्या होता था, हरे रंग की एक परत जमा हो जाती थी, उनका जो कलर था वो हल्का हरापन आ जाता था। तो बेटा वो भी क्या है, वो संक्षारण का एक उदाहरण है। तो आपने 3 उदाहरण आपने पढ़ लिए। पहला आपका क्या है, लोहे पर जंग लगना, दूसरा आपका क्या है, चांदी की चमक का कम होना, और तीसरा आपका क्या है, तांबे पर हरी परत का जम जाना। ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, संक्षारण के। संक्षारण होता क्या है, जब धातुएं वातावरण में खुली रख दी जाती हैं, और ये ज़्यादातर जो गुण होता है, इसे गुण ना कह के अवगुण कहें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये इनकी वजह से धातुओं की चमक खराब हो जाती है ना, उनकी क्वालिटी घट जाती है, तो इस चक्कर में ये एक अवगुण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। 3 एग्जाम्पल में हमने आपको दे दिए, जिनमें आपका सबसे जो पॉपुलर जिसे हम लोग कह सकते हैं वो लोहे पर जंग लगना, कॉमन जो हमने अक्सर देखा होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो क्रियाविधि भी इसकी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, पहले तो आपको डेफिनेशन में वही लिखना है कि जब लोहा है ना, लोहे से बनी हुई किसी वस्तु को वातावरण में रख दिया जाता है ना, तो वह अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, किसी कारणवश है ना अम्ल या नमी के संपर्क में आता है। ठीक है, अब वातावरण में अकेले नहीं करता है कि सीधा वातावरण में आपने रख दिया, बोले गिलास रख दिया है ना, या कोई अन्य धातु रख दिया आपने तो उस पर जंग लग गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं कि वहाँ पर कोई अम्ल होना चाहिए, ठीक है, नमी होनी चाहिए, नम वातावरण में लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो बेटा धातु पर लगती है जंग। ठीक है, यहाँ पर जंग का चूंकि बता रहा है हम आपको, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, लालमा युक्त भूरे रंग का एक पदार्थ जिसे हम लोग कहते हैं वो जम जाता है। किस पर जम जाता है, लोहे पर जम जाता है। तो बेटा इस प्रक्रिया को हम लोहे का जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जंग लगना। और ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है बेटा किसका, संक्षारण का। ठीक है, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी जा रही है, यहाँ पर ये परीक्षा में अक्सर आपसे पूछ ली जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोट करके आप इसको याद कर लेंगे। क्या है, जैसे लोहा है, लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इसका प्रतीक होता है ना, एफ ई। हाँ, एक चीज़ और बेटा, एफ ई जो होता है वो डबल चार्ज, और एफ ई जो होता है बेटा वो ट्रिपल चार्ज दोनों बताता है। ठीक है, तो दोनों बनाता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है बेटा, अगर इस पर डबल चार्ज है, छोटी बैलेंसी है, तो बेटा हम इसको पढ़ेंगे एस, यानी कि जिनमें 2 बैलेंसी होती है एफ ई पर, 2 प्लस होते हैं, उससे तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं एस। और जहाँ पर 3 बैलेंसी होती हैं, यानी कि 3 जो आपके धनायन होते हैं, वो बेटा वहाँ पर हम लोग उसको पढ़ते हैं एक, तो वहाँ पर फेरस और फेरिक, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेरस, और ये आपका क्या होगा, फेरिक। ठीक है, बड़ी बैलेंसी को एक और छोटी बैलेंसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस। ठीक है, ये अतिरिक्त रूप से आपको और याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए आयरन है ना, 4 मोल के उसके लिए गए हैं। यहाँ पर हमने क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति आपको पता है, वायुमंडल में जो हमारा वातावरण है यहाँ पर ऑक्सीजन तो होती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2xH2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सर ये x क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं आपको बेटा, है ना। अब देखिए जरा, ऑक्सीजन और यहाँ पर जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2, इसी को हम लोग नमी कहते हैं। तो ये नम वायु हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है, जो वातावरण आपने देखा होगा है ना, हमारे आसपास जो वायु रहती है, इसमें क्या आपने देखा होगा कि वाष्पीकरण का आपने नाम सुना होगा, वाष्पन है ना, क्वथन। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने गर्मियों में गिलास को लिया है ना, और उसका पानी हमने फर्श पर फेंक दिया। ठीक है, जब हम फर्श पे इसको फेंकते हैं तो बेटा पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, तो जाता कहाँ है, वो बेटा वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब जो वायु होती है उसी में मिक्सअप हो जाता है गैस में। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है इसी में नम वायु, यानी कि नमी का मतलब ये नहीं कि बरसात ही होनी चाहिए, बात समझ में आ रहा है, उसमें नम वायु का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन हमारे आसपास रहती है उसमें बेटा नमी होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नम वायु। ठीक है, जब अभिक्रिया होती है वातावरण से बात किसी धातु की, अब यहाँ पर कौन धातु है बेटा, यहाँ पर है आपकी आयरन। ठीक है, यानी कि लोहे पर जंग लगने का एग्जाम्पल है, तो बनता क्या आपका 2Fe2O3 इंटू में XH2। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है S। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि यदि कोष्टक में S लिखा हो तो इसका मतलब सॉलिड, यानी कि जो जंग लग रही है असल में ये जंग का बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ते क्या, हाइड्रेटेड फेरिक है ना ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं, इसी को बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं जंग। तो ये लोहे पर जंग लगने की एक रासायनिक समीकरण द्वारा इसको दर्शाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहे पर जो जंग लगने का रासायनिक समीकरण है उससे समझाइए, तो बेटा आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जो आपको समीकरण ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ, अब बात होती है बेटा एक्स क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर एक्स का मतलब यहाँ पर कोई संख्या है। कैसी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2x लिखा है, एक की जगह हमने एक्स की हमने 1 ले लिया, तो मैं यहाँ
पर 21H2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बेटा हमारा क्या बन जाएगा, जो एक है ना यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा। अगर 3 ले ले तो यहाँ पर कोई नंबर आपका हो सकता है ना, एक्स का मतलब कोई नंबर है। अब जब नमी का तो नहीं कह सकते किस में ज़्यादा नमी है किस में कम नमी है, ठीक है। तो ये नमी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, कि उसमें जल की मात्रा कितनी, इसलिए इसको सीधा H2 ना लिख के 2xH2 जितनी नमी हो उसकी संख्या को उतनी ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ xH2 से ही याद करना है, ठीक है। अब बात आती है कि संक्षारण होता किन परिस्थितियों में, आखिर ऐसे क्या कंडीशंस होती हैं, किस वजह से संक्षारण लगती है। तो हमने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। वातावरण में खुला रख दिया है तो जब खुला रखा जाता है तो वहाँ पर बेटा शर्त क्या है कि वहाँ पर वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, वायु में आर्द्रता होनी चाहिए। अब ये आर्द्रता बेटा यहाँ पर एक मात्रा लगी है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्रकार से शुद्ध है तुम्हारा, ठीक है। आर्द्रता टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है तो आप इसको मेंशन कर लेना सही से, ठीक है। अर्थात नमी जब होती है, ठीक है, आर्द्रता का मतलब होता है जब वायु में नमी ज़्यादा होती है तो आर्द्र वायु बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी अम्ल का होना। अब बोले सर ये अम्ल कहाँ से आ गया, ठीक है। वायु तो हमने जान लिया है ना, आर्द्रता भी हमने समझ ली कि जो बाष्पीकरण होता है जल वायु में मिल जाता है। अम्ल कहाँ से आता है, तो आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे वाहन चलते हैं, है ना, बहुत सारे जो आपके औद्योगिक जो उपकरण होते हैं, है ना, वो चलते हैं, जिसके कारण हमारे क्या है कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं बेटा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और जैसे NO2, है ना, ये तुम्हारी हो गई, ठीक है। तो ये बेटा गैसेस क्या करती हैं, हाँ, ये जो गैसेस होती हैं बेटा, ये गैसेस जब SO2 किससे जल में जाके वाष्प में यानी कि मिल जाती है वायुमंडल में, तो वो H2SO4 बनाती है, ठीक है। और NO2 जब मिलता है बेटा तो वो HNO3 बनाती है, HNO2, ठीक है, या कोई भी बना सकती है, ठीक है। वो कंडीशंस पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये अम्ल बरसात, तो फिर ये क्या होते हैं बरसात के साथ यही अम्ल HNO3 तुम्हें पता है, HNO3 को बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, HNO3 से हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 इसे बेटा हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। चूंकि ये अम्ल है, अभी हमने क्या पढ़ा है आपको ऊपर के अम्ल होना चाहिए। अम्ल कहाँ से आता है, ये जो गैसें निकलते हैं कौन सी, NO2 से बनती है बेटा HNO3, है ना, और SO2 गैस जो होती है प्रोड्यूस उससे बेटा H2SO4 बनता है। ये बारिश के साथ बेटा क्या होते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं, किसी कारण वायु में भी मिले रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये गैसें यही अम्ल जो होते हैं इन्हीं की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अम्ल आता कहाँ से, जो वाहन चलते हैं उनसे निकलने वाले या औद्योगिक उपकरण उनसे गैसें निकलती है, कौन सी, SO2 NO2, ये वायुमंडल में जाके HNO3 H2SO4 का निर्माण करती हैं, जो बारिश के रूप में बरसती हैं। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। जब ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं तो ज़्यादा मात्रा में गिरती हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे, है ना, जैसे मिट्टी का क्या होता है अम्ल pH मान जिसका हम लोग कहते हैं अम्लता बढ़ जाती है, तो फिर उसमें खाद मिलाई जाए या कुछ अन्य रसायन मिलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको जो अम्लता आई उसको दूर कर सकें हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा। हाँ, संक्षारण से हानियाँ, क्या ये हानि है, बिल्कुल है भाई। आपको पता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि यह एक अवगुण होता है, ठीक है, तो इससे हानियाँ होती हैं। क्या क्या हानियाँ होती हैं, जैसे संक्षारण यहाँ पर है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार के ढांचे वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा जो साइकिल भी हम लोग चलाते हैं, है ना, तो उसमें रिम में कुछ दिनों बाद जैसे हम लोग साफ़ ना करें, है ना, तो उसमें जंग लग जाती है, जिससे उसकी चमक खराब हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं धातु, है ना। पुल में आपने देखा होगा लोहे की रेलिंग वगैरह होती हैं, जहाज होते हैं, है ना, धातुओं से बनी अन्य जो मुख्यतः लोहे की जो बता रहे हैं आपको, इसमें जो संक्षारण का गुण होता है वो ज़्यादा होता है बेटे, ठीक है। लोहे की बनी वस्तुएं हैं, मकान में लेंटर, है ना, सरिया जो होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा क्षति होती है, और जब मकानों के जैसे सरिया वगैरह या बहुत समय तक जब डले रहते हैं उनमें संक्षारण हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, अच्छा, जिस कारण कभी कभी गिर भी पड़ते हैं, ठीक है, और जान मान की हानि भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भी हो तो उसमें दब के, है ना, उसको हानि चोट पहुँच सकती है। तो ये बहुत सारे अवगुण हैं संक्षारण के, ठीक है, ये कोई अच्छा गुण नहीं है, एक अवगुण है, यानी कि खराब गुण है धातुओं का जो होता है। कौन सी धातु प्रदर्शित करती हैं, जो बेटा ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। अब बोले सर क्या इनसे बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। आपने अगर आपके घरों में क्या होंगे, आपके घरों में लोहे से बने हुए गेट खिड़की, है ना, ये सब होंगे, ठीक है, जाली वगैरह होंगी, तो आपने देखा होगा कि हम लोग समय समय पर दिवाली के दिन या जब कभी भी ज़्यादातर मोस्टली हम लोगों के यहाँ सफाइयाँ जो होती हैं वो दीपावली के समय पूरा घर साफ़ होता है, दोबारा से पेंट वेंट होता है, तो हम लोग लोहे पर पेंट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, पेंट क्या करता है, उसकी धातुओं की परत बना लेता है, ठीक है। जब वो परत बना लेता है तो वो नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है धातु, जिससे वो संक्षारण से बच सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको उपाय दिए गए हैं, क्या उपाय दिए गए हैं कि लोहे तथा अन्य वस्तुओं पर पेंट करने में, है ना, जब उन पर किया
जाता है तो उनकी जो सतह होती है वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ पहना दी जाए, ठीक है, तो आपकी त्वचा उससे बची रहेगी, प्लास्टिक टाइप की, है ना। तो ऐसे ये क्या करते हैं, ये धातुओं को बचाते हैं। पेंट जब ऊपर लग जाता है तो आप पानी डालते हैं तो पानी, पेंट क्या करता है, एक परत बना लेता है जिससे पानी या नमी का संपर्क धातु से नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा, तो नहीं हो पाता, जिससे संक्षारण नहीं होता है। तो एक बचाव तो ये हो गया कि हमारे पास जो उपकरण हैं लोहे के, उन पे हम क्या करें बेटा, समय समय पर उन पे यानी कि कलर करते रहें, ठीक है, बार्निश करते रहें। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बेटा, लंबे समय तक संक्षारण से बचाव के लिए। अब ये तो हो गया टेम्परेरी काम, है ना, कभी किसी पर रुपया होता है तो कभी नहीं होता। तो अब जो आधुनिक आप जो मेटल्स आती हैं, है ना, तो उन पर क्या करते हैं बेटा, टिन की एक परत चढ़ा दी जाती है, किसी अन्य धातु की भी चढ़ा दी जा सकती है। ठीक है, टिन क्या होती है, धातु होती है। ठीक है बेटा, हाँ, इसकी परत चढ़ा देते हैं तो ये क्या होती है, ये पानी से यानी कि बचाव करती है। यानी कि ऊपर मान लीजिए हमारे ऊपर कोई चीज़ है, जैसे हम लोग किताबों के ऊपर कवर चढ़ा देते थे, इससे क्या किताबों की सेफ्टी बनी रहती है। बिल्कुल ऐसी तरीके से हम लोग जिस धातु का संक्षारण बचाना होता है उसके ऊपर एक अन्य धातु की परत चढ़ाते हैं। अब सर वो किसकी परत होगी, क्या हम किसी की भी चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी धातु की परत चढ़ानी है जिस पर जो संक्षारण का प्रभाव हो वो ना के बराबर हो, यानी कि बहुत कम हो, जिससे अंदर वाली धातु सुरक्षित रहे और बाहर वाली पे तो इफेक्ट पड़नी नहीं है क्योंकि उस पर संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा इस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या हैं, हाँ यहाँ भी आपको याद रखना है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा संक्षारण का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। पहले तो संक्षारण हमें पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, फिर उसके उदाहरण, है ना, फिर उसकी क्रिया विधि, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, है ना, फिर इसके हमने कारण बताया आपको, ठीक है, फिर इसके, है ना, निवारण भी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो संक्षारण का था वो कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग में भी आएगा तो बेटा बचाव तक आपसे पूछा जा सकता है कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पहला सीधा उपाय है कि अब अस्थायी रूप से कि हम उस पर पेंट करते हैं धातु पर, या स्थायी रूप से हम किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दें और ऐसी धातु की परत चढ़ाएं बेटा जिसका संक्षारण ना होता हो। ठीक है, चलिए बेटा अब यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है विकृत गंधता, जिसे हम लोग जो रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये होता क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। जब वसा युक्त, है ना, तेली खाद्य पदार्थों के, यानी कि जो वसा से युक्त होते हैं जिनमें वसा पाया जाता है, और जो तेली पदार्थ होते हैं तेल में तला जाता है, ठीक है, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है ना, तो उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। सीधी भाषा में आपको उनका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है और उनको बदबू टाइप की थोड़ी आने लगती है। तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधता, यानी कि बुरी गंध। ठीक है ना, बुरी गंध आने लगती है। किससे आने लगती है? वसा युक्त। कौन से हैं? तेली खाद्य पदार्थ। बोले सर अभी समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं बेटा आपको, है ना। कारण क्या होता है पहले समझ लें, हाँ इधर और जरा फिर ध्यान दें कि विकृत गंध का मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें वसा पाया जाता है जो तेल में तले भुजे होते हैं। ठीक है, जब उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका टेस्ट जो होता है, यानी कि स्वाद जो होता है, गंध जो होती है वो बदल जाती है, या समझो कि आप खराब हो जाती है एक प्रकार से। तो बेटा इस गुण को, ये भी एक अवगुण है ना, इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कारण क्या होता है। देखिए ऐसा होता है कि वसायुक्त जो तेली खाद्य पदार्थ होते हैं जब उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है तो ये वायु, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग वायु का यूज करते हैं, लगातार वायु के संपर्क में तो रहते हैं, है ना, के द्वारा जो ऑक्सीजन उसमें पाई जाती है ना, उससे ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत होने के कारण इनकी गंध भी बदल जाती है और इनका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो अब कारण भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु में पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो खाद्य पदार्थों से क्रिया करके, है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर वो क्या कर देते हैं, गंध उनकी जो होते हैं, टेस्ट जो होता है और उनका जो स्मेल होती है वो दोनों चेंज हो जाते हैं बेटा। ठीक है, ये इनका कारण होता है। अब बोले सर बचाव क्या होते हैं इनके, पहले तो हमें समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने अंकल चिप्स तो खाई होंगी, है ना, कुछ बच्चों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। ठीक है, 5 रुपए की अंकल चिप्स आती है, 10 रुपए की भी आती है, हम छोटे पैकेट लेंगे। ठीक है, हाँ, तो होता क्या, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा फूला फूला रहता है, कोई मतलब उसमें चिप्सों की मात्रा बहुत कम होती है। जब हम भी लेने जाते थे तो छोटे में यही सोचते थे, उस समय अंकल चिप्स नहीं लेकिन कुछ और भी चलते थे, ठीक है, कई तरीके, तो उनमें फूले पैकेट रहते हैं। अब उनमें फूले में क्या होता है, आपने बोले इसको जब फाड़ा जाता है तो पूरी गैस उसकी निकल जाती है और चिप्स निकलती है उसमें 8-10। ठीक है, तो बोले अरे तो घाटा हो गया सर हमारा, इन्हें तो धोखा दिया। बेटा वो धोखा नहीं दिया, वो ऐसा करते क्यों है, क्योंकि उनमें वो क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और कोई अन्य गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी है, जैसे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्यों भरी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा चिप्स को क्या करते हैं, क्योंकि उनमें वसा पाया जाता है, ठीक है,
अब उनमें जब तेल में तल जाते हैं तो तेली खाद्य पदार्थ हो गए वो हमारे। अब आपको पता है कि अंकल चिप्स आज बनेगी तो बिकेगी नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, अब उसको दूर दूर तक जानी है, ठीक है, हर जगह तो कंपनी होती नहीं है और हर जगह वो बिकती भी नहीं है, तो वो लंबे समय तक यानी कि 6-7 महीने तक आपके को बिकते रहे, ठीक है। आप किसी दुकान पर आ गए, वो 1 महीने के बाद उसकी बिक्री हुई, है ना। तो आपने देखा होगा कि डेट डली रहती है 2019 में बनी है, 2000 बेस्ट बिफोर यानी कि 2020 तक इसको बेच दे रही है, यानी 1 साल तक ये अच्छे से रह सकती है, ठीक है। अगर उसके बाद भी रखते हैं तो उसमें इफेक्ट आ जाता है कि स्वाद चेंज हो जाता है, ठीक। तो बेटा अब आप समझ लीजिए कि वो तेली खाद्य पदार्थ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि आपको पता है, ऊपर हमने आपको पढ़ा है कि ऑक्सीजन अगर होगी तो ऑक्सीकृत होकर जो तेली खाद्य पदार्थ हैं उनमें विकृत गंधता का गुण आ जाएगा, यानी कि उनका टेस्ट जो स्मेल होगी दोनों बदल जाएंगी। तो बोले इनसे बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन या कोई अन्य जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जिससे ऑक्सीकरण ना हो वो उसमें मिला दिया जाता है, इसीलिए उसमें गैस भरी जाती है कि जो चिप्स वगैरह हैं वो लंबे समय तक आपके सही बने रहें, ठीक है, आपके खाने योग्य बने रहें, ठीक है। समझ में आ गया जी? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर जरा बचाव देखिए। देखिए तेली खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ है ना, वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पहला क्या है कि आप प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ इसमें मिला दें जिससे उनका ऑक्सीकरण ना हो। पहला तो ये रीज़न हो गया कि जो भी खाद्य पदार्थ है उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिला दो। जब प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे तो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं हो पाएगी, हमारे तेली खाद्य पदार्थ जो होंगे वो सही बने रहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखें, यानी ऐसे पात्रों में रखो कि जिनमें वायु अंदर ना पहुँचे। समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये भी एक तरीका, मान ली प्लास्टिक में तो वायुरोधी बर्तन क्या है, ठीक है। अब उसमें अब हम आपको आगे और बताने वाले हैं, ठीक है। सीधे समझ लीजिए कि ऐसे बर्तन में रखें, मैंने को पात्रों में रखें, है ना, किसी भी पात्र में रख सकते हैं जिनमें वायुरोधी यानी वायु ना पहुंचे, तो उनमें विकृत गंधता का गुण नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो नमकीन वगैरह बेचते हैं वो उसके क्या बोलते हैं, उसको ओपन ना रख के उसको कांच के फ्लास्क में रखते हैं, ठीक है, ताकि उनमें नमी ना पहुँचे, ठीक है। हाँ, आगे देखो बेटा, दूसरा क्या है, आपने देखा होगा सब्जी वगैरह हम लोग कुछ समय के लिए या विकृत गंधता का अगर गुण अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए हम फ्रिज में रखकर उसको रोक सकते हैं। कुछ समय के लिए, एक अस्थायी है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए ऐसा हो सकता है, 1-2 दिन के लिए है, 3-4 दिन भी समझ लीजिए, जैसी क्वालिटी की जो चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पर जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं, है ना। नाइट्रोजन क्या होती है, ज़्यादा सक्रिय होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है, ठीक है, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और वह लंबे समय तक खाने योग्य बने रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंकल चिप्स या जो भी आपको खाद्य पदार्थ पैकेट में मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें वो फूले क्यों रहते हैं? क्यों फूले रहते हैं? क्योंकि उनमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ऑक्सीकरण ना हो। अगर ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा बच्चों? विकृत गंधता आ जाएगी। विकृत गंधता क्या होती है? विकृत गंधता का मतलब होता है उस जो पदार्थ उसमें रखा गया है उसका टेस्ट बदल जाएगा और उसकी स्मेल बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो था वो बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट होने के साथ, है ना, अब उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको कॉपी में मेंशन करते रहेंगे, आप चीज़ों को समझें, है ना। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप दोबारा प्ले करके आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको बताया है कि अगर यहाँ प्ले नहीं होती है तो अब यूट्यूब पर जाकर, है ना, वहाँ पर सर्च करना RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, तो वहाँ पर सारी वीडियो आपकी शुरू से लेकर जो बाद में बच्चे आए तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी वीडियो पढ़िए आप, वहाँ पर देख लें। क्वालिटी कम करके तो वहाँ पर रुकने का चांस नहीं होता है, ठीक है। रेयर केस में वहाँ पर रुकती है, बिल्कुल नेट ही नहीं आ रहा हो तो रुकती हैं, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जितने अभिभावक बंधु हैं वो आरोग्य सेतु ऐप अपना डाउनलोड कर लें ताकि हम अब कोरोना के खतरों से हमें लगातार अलर्ट किया जाए। और ये एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके कारण भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है कि हम लोग जो इस विषम परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं उससे हम आपको, है ना, हम क्या मतलब सभी लोग बचे रहें, ठीक है। और यहाँ पर दीक्षा ऐप जिसके यहाँ पर आपको बच्चों को जो क्लासेस हैं वहाँ बुक्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्म में, तो आप यहाँ पर जाके आप बच्चे बुक्स भी आपके अवेलेबल करा सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस से हमें क्या करना है, अब तो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आप जब भी बाहर से कहीं आए, पहली बात तो बाहर जाएँ नहीं, केयर केस में आप कुछ आवश्यक कार्य से जा रहे
रहे हैं तो आप हाथ को बार बार धोएं, ठीक है। हाँ, और छींकते समय आप अपने हाथों से अपनी नाक को थोड़ा बंद रखें या टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी, ऊपर वाला ना करे कि आपको कोई परेशानी हो और आपके परिवार और आप बहुत अच्छे सुरक्षित रहें, ठीक है। बस सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल करें, है ना। चलिए, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो आप इस नंबर पर आप इसको अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये एक नंबर है और यहाँ पर नीचे भी एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है, जो 24 आवर्स काम करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहें। आज का बेटा सेशन कंप्लीट होता है और ये हमारा पहला चैप्टर भी क्लोज होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टर्न होगा, है ना, जो छठवां लेक्चर होगा, उसमें बेटा हम लोग बहुविकल्पी, है ना, जो हमारे बहुविकल्पी होंगे, अति लघु, है ना, लघु जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से सुरक्षित रहें अपने अपने घरों पर। धन्यवाद।